चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। बिल्कुल सही है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अपने देश में राष्ट्रवाद की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यूरोप में करेंगे, क्योंकि यूरोप के राष्ट्रवाद से हमारा राष्ट्रवाद कहीं न कहीं प्रभावित था। ये अध्याय 1 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके यह वीडियो बनाया जा रहा है और asanbiharboard.co.in पे जा करके हम फ्री टेस्ट देंगे। मैट्रिक के साथ ही हम नौकरी की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि बाद में अगर हम तैयारी करने जाएंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। मानचित्र क्या है? यूरोप का मानचित्र है। हमेशा हमको वहाँ की भौगोलिक स्थिति पता होनी चाहिए, तभी हम कुछ समझ सकते हैं। ये स्पेन जो है मोरक्को से अलग होता है, इस जगह से बहुत क्वेश्चन पूछता है, हालांकि इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इधर फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पे रसिया है। अभी रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है। और ये टर्की है। तो जो लास्ट क्षेत्र पर जो चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे अपना ब्रिटेन है। और ये क्या है? अटलांटिक ओशियन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारे लिए क्या है। यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन लिखी गई है, यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको अपनी कॉपी में लिख लो। यह 10वीं की परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है। काफ़ी मेहनत करके इसको बनाया गया है। हम क्या करेंगे, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से अब पढ़ेंगे। तो चलो एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला लाइन क्या है? पहला लाइन है 1815 के वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख फ्रांस, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी के नेतृत्व में इटली के 2 राज्यों का एकीकरण किया गया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1806 में जर्मनी में राइन राज्य संघ का निर्माण कायम रखा गया तथा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। ये पूरा लाइन है। इससे 3-4 क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा भी। इसका अब हम लोग व्याख्या करते हैं। तो देखो क्या है। पहला है 1815 के वियना सम्मेलन में। वियना एक जगह का नाम है। वहाँ 1815 में एक सम्मेलन हुआ। किस चीज़ के कारण? तो युद्ध के बाद, जहाँ पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख एक व्यक्ति का नाम था जो ऑस्ट्रिया के क्या थे? चांसलर थे। ये क्या थे? फ्रांस, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी थे। 3 देश है, फ्रांस है, इटली है एवं जर्मनी है। ये तीनों आज एक प्रमुख राज्य है जर्मनी का। इन तीनों के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। मेटरनिख जो है सिर्फ फ्रांस, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का ही विरोधी नहीं था, वह संपूर्ण यूरोप के का ही विरोधी था। तो कहता है कि उसके नेतृत्व में उस वियना सम्मेलन का बॉस कौन था? मेटरनिख था। इसके नेतृत्व में क्या किया गया? इटली के 2 राज्यों का एकीकरण किया गया। इटली कई राज्यों में विभक्त था, उसमें से 2 राज्य को मिला दिया गया। क्यों मिला दिया गया? क्योंकि इससे मेटरनिख को फायदा था। इटली का काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं जर्मनी में। अब हम कहाँ आते हैं? जर्मनी में आते हैं। कहता है जर्मनी में जो 39 रियासतों का संघ था उसको कायम रखा गया, यानी जर्मनी में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि ये जो 39 रियासतों का संघ था ये कब बना था? तो इसको नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1806 में जर्मनी में राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? उसने क्या किया था? 1806 ईस्वी में जर्मनी में एक राज्य संघ बनाया जिसका नाम था राइन। तो मेटरनिख के द्वारा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इसको कायम रखा गया। तो देखो फ्रांस का भी काम खत्म हो गया, इटली का भी काम खत्म हो गया, जर्मनी का भी काम, इटली का काम खत्म हो गया, जर्मनी का काम खत्म हो गया। अब किसका काम बचा हुआ है? अब फ्रांस का काम बचा हुआ है। तो कहता है फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। एक नया चीज़ हुआ फ्रांस में। वहाँ पे क्या हुआ?
एक नया राजा बनाया गया, वह किस वंश का था? बुर्बो राजवंश का था। तो ये 3 डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, भारत का नेपोलियन बोनापार्ट किसे कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को। देखो समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बहुत पहले आ चुके थे। ये किस तरह से हमारे इतिहास को बर्बाद किया गया, इसका बेहतरीन उदाहरण है। नेपोलियन बोनापार्ट तो 1700-1800 ईस्वी में आया और समुद्रगुप्त बहुत पहले आ चुके हैं। तो ये कहा जाना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तो हम उसको गलत रूप में पढ़ते हैं, भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। बहरहाल हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कभी जब मैं कंपटीशन का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इस बात पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, खास करके जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 10वीं से करें नौकरी की तैयारी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। संपूर्ण यूरोप को प्रभावित करने वाला जुलाई क्रांति फ्रांस में 28 जून 1830 को हुआ। लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया, जिसकी नीतियां संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। फिर 1848 ईस्वी में लुई फिलिप के विरुद्ध क्रांति हुई, गणतंत्र की घोषणा हुई और मेटरनिख युग का अंत हुआ। लेकिन गणतंत्र के नेताओं के बीच हुए मतभेद के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ये चीज़ है। तो देखो अब इस चीज़ को क्या करते हैं, हम एक एक लाइन का व्याख्या करते हैं। क्या कहता है? संपूर्ण यूरोप को प्रभावित करने वाला जुलाई क्रांति फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को हुआ। पहला लाइन क्या है? संपूर्ण यूरोप को प्रभावित करने वाला, यानी ये जो क्रांति थी जिसका नाम जुलाई क्रांति है, इसने क्या किया? पूरे यूरोप को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया ये हम आगे देखते चलेंगे। ये कब हुआ था? ये फ्रांस में 28 जून 1830 को हुआ, इसलिए इसको हम जुलाई क्रांति कहते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जुलाई में बरकरार रहा। 28 जून 1830 ईस्वी, इस डेट को याद रख लो, 28 जून 1830 ईस्वी को। पूछेगा, क्या पूछेगा? जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 28 जून 1830 ईस्वी को हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछेगा कौन सी क्रांति संपूर्ण यूरोप को प्रभावित की? तो आंसर हो जाएगा जुलाई क्रांति। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया। जब क्रांति हुई तो क्रांति क्या करता है? परिवर्तन लाता है। हमेशा याद रखना, क्रांति परिवर्तन लाता है। अब देखो सुधार भी परिवर्तन लाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सा सुधार और परिवर्तन दो शब्द है। सुधार धीरे धीरे होता है। किसी भी व्यक्ति में जो सुधार होता है, कोई व्यक्ति नशा करता है, उसको सुधारना है तो ये नशा उसका एकाएक नहीं छूटता है, उसमें सुधार होता है जो धीरे धीरे होता है। नशा मुक्ति केंद्र जाता है, आजकल बहुत जगह नशा मुक्ति केंद्र खुल गया है। नशा नहीं करनी चाहिए, ये युवाओं को खोखला कर देती है। अब आता है परिवर्तन। परिवर्तन जो होता है वो एकाएक होता है, और एकाएक परिवर्तन किस चीज़ से होता है? वो क्रांति के माध्यम से होता है। माओ त्से तुंग जो चीन के नेता थे, आधुनिक चीन के निर्माता जो हैं माओ त्से तुंग, उनको मैं आधुनिक चीन का निर्माता ही कहता हूँ। ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति हैं या हो सकते हैं वही हो, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। ये कहते थे क्रांति बंदूक की नली से होके बहती है। क्रांति को ये हिंसा के रूप में देखते थे। हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग क्रांति को परिवर्तन के रूप में देखेंगे। 1857 की क्रांति जो हमारे देश में हुई थी, इससे क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यानी परिवर्तन एकाएक होता है, क्रांति क्या करती है? परिवर्तन लाती है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अपने काम की चीज़ों पर आते हैं। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज मतलब मिटाना। लुई फिलिप को नया राजा बनाया गया। अब नया राजा जो बना वो क्रांति के कारण बना था, तो ये क्रांतिकारियों के विरोध में नहीं जाएगा, इसलिए इसकी नीतियाँ, किसकी नीतियाँ? लुई फिलिप की नीतियाँ संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही।
अब है संवैधानिक। संवैधानिक, ठीक है, इस गणतंत्र के निमित्त रही। यानी कि राजतंत्र तो था, लेकिन संवैधानिक गणतंत्र के जो तौर तरीके थे, उस तौर तरीके को ध्यान में रख करके लुई फिलिप ने अपनी नीतियां को बनाया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन राजा था, राजा तो अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को भगवान समझने लगता है। फिर लुई फिलिप गड़बड़ा गया। अब जैसे लुई फिलिप गड़बड़ाया, लोगों को तो क्रांति की आदत लग चुकी थी, वो कहाँ मानने वाले थे। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर 1848 ईस्वी में, 1830 के बाद दोबारा क्रांति हुई। कब क्रांति हुई? 1848 ईस्वी में लुई फिलिप के विरुद्ध क्रांति हुई। किसके विरुद्ध? लुई फिलिप के विरुद्ध। इस बार जो क्रांति हुई तो गणतंत्र की घोषणा हुई। कहा अब कोई राजा ताजा नहीं रहेगा, अब गणतंत्र होगा। और कहा जाता है मेटरनिख युग का अंत हो गया इस क्रांति के साथ। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, उनका जो यूरोप में चलता था, उनकी जो बातें मानी जाती थी, उसका अंत हो गया। अब मेटरनिख का बात मानने वाला कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अभी गणतंत्र परिपक्व नहीं हुआ था, अभी गणतंत्र परिपक्व नहीं हुआ था। तो गणतंत्र के जो नेता थे, उनके बीच मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। और फिर लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। यानी गणतंत्र ज़्यादा दिन तक अस्थायी नहीं रहा। उसके बाद फिर से वहाँ राजतंत्र आया और एक नया राजा बना, जिसका नाम था लुई नेपोलियन। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 28 जून 1830 ईस्वी को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस क्रांति ने संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया? तो आंसर हो जाएगा जुलाई क्रांति। इसके अलावा क्वेश्चन पूछता है किसकी नीतियां संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही? तो आंसर हो जाएगा लुई फिलिप। क्या आंसर हो जाएगा? लुई फिलिप। इसके अलावा क्वेश्चन होगा लुई फिलिप के विरुद्ध कब क्रांति हुई और गणतंत्र की घोषणा हुई? तो आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछेगा किस क्रांति के बाद मेटरनिख युग का अंत हो गया? तो आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में हुई क्रांति के बाद। इस तरह से इसमें क्वेश्चन को पूछता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में थे, अभी हम लोग कहाँ थे? अभी हम लोग फ्रांस में थे। सबसे पहले हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि फ्रांस में जो दो क्रांति हुई, एक जुलाई क्रांति जो 28 जून 1830 ईस्वी को हुआ था, और दूसरा 1848 की क्रांति। इस क्रांति ने क्या किया था? संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया था। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस के बाद इटली के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? इटली। रोम जो है इटली की राजधानी है। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है रोम किसकी राजधानी? इटली की राजधानी है। यहीं पे पोप का वेटिकन सिटी भी है, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। वेटिकन सिटी यहीं पर है। हमारे लिए जैसे 4 धाम है ना, उसी तरह ईसाइयों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना पवित्र स्थान है, उसी तरह से। तो पढ़ते हैं क्या क्या है। इधर इटली के एकीकरण का असफल प्रयास गुप्त दल कार्बोनरी से संबंधित यंग यूरोप के संस्थापक मेजेनी द्वारा किया गया। इसके बाद सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुअल के प्रधानमंत्री, जिसको राजनीतिक भी कहते हैं, काउंट काबूर द्वारा महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी, जो एक नाविक था, के सहयोग से रोम तथा वेनेशिया को छोड़ के लगभग इटली का एकीकरण किया गया। 1870-71 में सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। के बीच विक्टर एमुलियन ने पोप के राजमहल को छोड़कर समूचे रोम को इटली में मिला लिया। पूरा लाइन है, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं।
यहाँ पर एक ध्यान दो, क्या है? मेजिनी। क्या है? मेजिनी। ये मेजिनी क्या था? यंग यूरोप का संस्थापक था। यह किससे संबंधित था? एक गुप्त दल था, उसका नाम था कार्बोनरी, उससे ये संबंधित था। ये गुप्त दल क्या कर रहा था? इटली का एकीकरण का असफल प्रयास किया था। यानी इन्होंने क्या किया था? इटली के एकीकरण का प्रयास किया जो असफल हो गया, इसलिए लिखा हुआ है असफल प्रयास। तो क्लियर हो गया, इटली के एकीकरण का असफल प्रयास, ये जो प्रयास था वो असफल हो गया था। गुप्त दल कार्बोनरी से संबंधित, ये जो कार्बोनरी है वो गुप्त दल था, वो इसी से संबंधित मेजनी थे। और मेजनी क्या थे? यंग यूरोप के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें? यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मेजनी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, मेजनी किस गुप्त दल से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा कार्बोनरी से संबंधित थे। यही दो क्वेश्चन अच्छे से पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमोलियन। सार्डिनिया और पिडमाउंट एक राज्य है, उसका शासक का नाम क्या है? विक्टर एमोलियन है। शासक था तो इसका एक प्रधानमंत्री था, और प्रधानमंत्री क्या होते हैं? राजनीतिज्ञ होते हैं। उसका नाम था काउंट काबूर। क्या नाम था? काउंट काबूर। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था? संपूर्ण इटली का एकीकरण किया गया था। इसने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से और अपनी डिप्लोमेसी से, अगर सही कहा जाए तो अपनी कूटनीति से, अपनी कूटनीति, कूटनीति का हिंदी क्या होता है? डिप्लोमेसी। कूटनीति का अंग्रेजी होता है डिप्लोमेसी। अपनी कूटनीति से इसने क्या किया था? संपूर्ण इटली का लगभग एकीकरण कर लिया था। लगभग का मतलब है कुछ छूट गया था। क्या छूट गया था? रोम तथा वेनेशिया छूट गया था। और इसने जो एकीकरण किया था, कुछ लोगों को लेके एकीकरण किया था। उसमें एक महान क्रांतिकारी थे गैरिबाल्डी, और गैरिबाल्डी क्या थे? एक नाविक थे। इसके सहयोग से किया गया था। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या सा पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, मिलान में इस तरह से पूछेगा, गैरिबाल्डी क्या थे? तो गैरिबाल्डी क्या है? नाविक हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, काउंट काबूर क्या हैं? तो प्रधानमंत्री थे। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा विक्टर एमोलियन था। फिर क्वेश्चन पूछेगा, काउंट काबूर द्वारा किन राज्यों का एकीकरण नहीं किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रोम तथा वेनेशिया का नहीं किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे, दो चीज हमारा छूट गया है, रोम तथा वेनेशिया एकीकरण में छूट गया है। फिर 1870-71 में सेडॉन का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? सेडॉन। डॉन, याद रखना, डॉन। किसका युद्ध होता है? सेडॉन। किसके बीच होता है? फ्रांस और पर्सा के बीच लड़ाई होती है। ये जो लड़ाई होती है फ्रांस और पर्सा के बीच होता है। तो इसी युद्ध के बीच क्या करता है विक्टर एमोलियन, जो कि सार्डिनिया और पिडमाउंट का शासक है, पोप के राजमहल को छोड़ करके, रोम में क्या है? पोप का राजमहल है, उसको छोड़ करके समूचे रोम को इटली में मिला लिया। मान लिए ये रोम है, ठीक है, इसमें यहाँ पे पोप का राजमहल है। तो ये क्या करता है? इसको छोड़ करके इस सब को क्या करता है? अपने में मिला लेता है। इसलिए बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी का नाम आया करता था। ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछता है। हम लोग जब बच्चा थे तो उस समय ये पूछता था। बहुत बार क्या होता है, गलत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेटिकन सिटी को छोड़ के पोप का राजमहल की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेटिकन सिटी की। किसकी बात करते हैं? वेटिकन सिटी की। एक मूवी है वेटिकन सिटी पे बना हुआ है, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं है। उसमें दिखाया गया धर्म और विज्ञान के बीच की लड़ाई को। सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी ईसाई लोग ही होते हैं। वो सबसे ज़्यादा हिंदू को अंधविश्वासी कहते हैं और गलत कहते हैं। सबसे साइंटिफिक धर्म हिंदू धर्म है। उसमें जो मूवी है उसमें यही दिखाया है, विज्ञान और धर्म के बीच की लड़ाई को। मैं उसका लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोगों को मौका मिलेगा तो ज़रूर देखना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1870 और 71 के बीच हुआ था। और इसको इसलिए याद रखना, डॉन शब्द मैंने इसलिए बोला था याद रखने के लिए। डॉन क्या करता है, डॉन के सामने सब झुक जाता है, डॉन के सामने सब व्यक्ति झुक जाता है। और इसने क्या किया था, विक्टर एमोलियन, इस लड़ाई के बाद वो डॉन बन गया पूरे इटली का, यानी सबको अपने अंदर मिला लिया, सबको झुका लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, ये सब याद रखने का तरीका है और इसी तरह से तुमको याद रखना पड़ेगा। सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1870 से 71 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा किस युद्ध के बाद विक्टर एमोलियन ने पोप के राजमहल को छोड़कर समूचे रोम को इटली में मिला लिया, तो आंसर हो जाएगा 1870-71 में सेडान के युद्ध के बाद। ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जर्मनी। हमने क्या किया, हमने फ्रांस के बारे में पढ़ लिया, फ्रांस के बाद हमने इटली के बारे में पढ़ लिया, और अब हम आ रहे हैं जर्मनी। अब कहाँ आ रहे हैं हम, जर्मनी आ रहे हैं। तो देखो क्या है, कहता है इधर जर्मनी में दार्शनिक हीगेल कांट ने, हीगेल कांट क्या थे, दार्शनिक थे, जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 1834 में जर्मन व्यापारियों द्वारा आर्थिक संघ जलवेरिन नामक बनाया गया। पर्सा के शासक विलियम द्वारा नियुक्त चांसलर बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने 1830 की ऑस्ट्रिया पर्सा संधि का विरोध किया। 1866 में सिडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। 1870 में सेडोन की लड़ाई में फ्रांस की हार हुई और 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस तरह एक महाशक्ति फ्रांस के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये पूरा का पूरा लाइन है। इसको अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। मैंने इसको क्लीन कर दिया, इरेज कर दिया। इरेज क्यों किया, ये अब साफ सुथरा दिखता है। अब हम अगर किसी एक बात को फोकस करेंगे तो उस पर हमारा ध्यान जाएगा, इसलिए मैं साफ कर देता हूँ। तो आते हैं, क्या कहता है, जर्मनी में दार्शनिक हीगेल कांट ने, एक व्यक्ति थे उनका नाम था हीगेल कांट, जो क्या थे, दार्शनिक थे, ने किस राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ये जर्मनी के थे, इसलिए इनकी जो विचार थे, इनके जो कृतियां थी, उसने राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम किया। 1834 ईस्वी में, साल कौन था, 1834, उसमें क्या हुआ, जर्मन व्यापारियों द्वारा एक संघ बनाया गया। अभी भी देखो हर लोग क्या करते हैं, एक जैसे लोग संघ बना लेते हैं, यूनियन बना लेते हैं। उस व्यापारी थे तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने आर्थिक संघ बनाया और उनका नाम रखा जालवेरिन। क्या नाम रखा, जालवेरिन। याद रखना, राष्ट्रवाद हमेशा, विरोध हमेशा, अगर आर्थिक स्थिति खराब हो तो विरोध होता है। विरोध का मुख्य कारण होता है आर्थिक स्थिति, या किसी के इज्जत पे हमला हो जाए, किसी का अपमान हो जाए तो विरोध होता है। ज़्यादातर केस में जो यूरोप में राष्ट्रवाद था वो आर्थिक संबंध से ही के कारण ही बढ़ा था। अब क्या हुआ, पर्सा के शासक विलियम द्वारा, एक राज्य था उसका नाम था पर्सा, उसका जो शासक था उसका नाम क्या था, विलियम, उसका नाम था विलियम। उसके द्वारा नियुक्त चांसलर, अब राजा था, उसने एक प्रधानमंत्री बनाया, वहाँ पे जर्मनी में उसको चांसलर कहा जाता है, उसका नाम था बिस्मार्क। इसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। इसने एक नीति दी जिसका नाम रखा था रक्त और लौह। तो क्वेश्चन पूछता है, अब जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं वहाँ तक के क्वेश्चन को देख लेते हैं।
हीगेल कांट क्या थे? तो आंसर हो जाएगा दार्शनिक थे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, किस ईस्वी में जर्मन व्यापारियों द्वारा आर्थिक संघ जाल्बेरिन बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी में, जुलाई की क्रांति के 4 साल बाद। अब यहां पर आते हैं, पूछेगा जाल्बेरिन क्या था? तो यह आंसर हो जाएगा आर्थिक संघ था। फिर क्वेश्चन पूछेगा विलियम कहाँ का राजा था? तो आंसर हो जाएगा पर्सा का राजा था। फिर क्वेश्चन पूछेगा बिस्मार्क क्या थे? तो आंसर हो जाएगा चांसलर थे। अब क्वेश्चन पूछेगा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया। यहां तक का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है बिस्मार्क ने 1830 की ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध किया। ये जो बिस्मार्क थे, विलियम द्वारा नियुक्त बिस्मार्क जो कि चांसलर थे, उसने 1830 ईस्वी में एक संधि हुई थी ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, उसका विरोध किया। उसका उन्होंने क्या किया? विरोध किया। 1866 में सेडोवा का युद्ध होता है और ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है। ऑस्ट्रिया उसके बाद क्या हुआ? ऑस्ट्रिया क्षुब्ध हो गया और वो प्रसा से लड़ाई करना चाहता था। फाइनली दोनों के बीच लड़ाई होती है 1866 में। जगह है सेडोवा, उसको हम लोग सेडोवा कहते हैं, और ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है। उसके ठीक साल बाद फिर सेडोन की लड़ाई होती है फ्रांस और प्रसा के बीच। उसमें क्या होता है? फिर फ्रांस की हार हो जाती है, यानी पहले इसने ऑस्ट्रिया को हराया और उसके बाद इसने फ्रांस को हराया। और कोई भी लड़ाई के बाद क्या होती है? हमेशा संधि होती है। तो 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, 1 साल बाद। और उस संधि में चूंकि फ्रांस की हार हो गई थी, इसलिए कहा जाता है कि एक महाशक्ति फ्रांस के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो अब हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो देखो क्वेश्चन है, पूछेगा बिस्मार्क ने किस संधि का विरोध किया? तो आंसर हो जाएगा 1830 की पर्सिया संधि का विरोध किया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई? तो आंसर हो जाएगा 1866 में सेडोवा के युद्ध में। या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी। फिर पूछेगा किस लड़ाई में फ्रांस की हार हुई? तो आंसर हो जाएगा 1870 में सेडोन की लड़ाई में। फिर क्वेश्चन पूछेगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 10 मई 1871 ईस्वी में हुई। फिर क्वेश्चन पूछेगा किस महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के पतन पर। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। अब है दूसरा, पाश्चात्य का मुख्य स्रोत यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत तथा सम्मान का पर्याय यूनान को ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, जो कि यूरोप का मरीज था, से स्वतंत्र करने के लिए 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके शर्तों को यूनानी राष्ट्रवादियों ने नहीं माना। फलतः 1832 में यूनान को स्वतंत्र घोषित कर बवेरिया का शासक ओटो को राजा घोषित किया गया। देखो यूरोप में तो राष्ट्रवाद हो ही रहा था। जब यूरोप के लोग जागरूक हो गए थे तो यूरोप के लिए यूनान जो था वो बहुत ही सम्मान का पर्याय था। मतलब कहा जाए कि यूरोप के लिए सबके लिए, यूरोप के लिए मक्का मदीना क्या है, यूरोप के लिए चारों धाम क्या है, तो वो क्या था? यूनान था। और वहाँ पे किसका शासन था? ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के ही खलीफा हुए तुर्की के, जिसको कि
पद को समाप्त किया गया था तो भारत में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो कैसे अछूता रहता, तो वहाँ पर भी विरोध शुरू हुआ, उसी को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या है पहला, पाश्चात्य का मुख्य स्रोत। देखो पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम है ना, सिनेमा भी है। जब हम पूरब की बात करते हैं तो हम एशिया के देशों की बात करते हैं, जिसमें जापान आता है, भारत आता है। और जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो हम यूरोप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं। पूरब और पश्चिम के बीच बेसिक डिफरेंस यही है। और पश्चिम से शब्द बना पाश्चात्य, पश्चिम से क्या शब्द बना, पाश्चात्य। तो पाश्चात्य का मुख्य स्रोत कौन था, यूनान था। यूरोप वासियों के लिए साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत। देखो जिस समय अपने यहाँ यूनिवर्सिटी मौजूद था उस समय यूरोप में कुछ नहीं था, कहा जाता है उस समय यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था। तो वहाँ जो साहित्य, तो पूरब से साहित्य पहुँचा यूनान। पूरब से साहित्य कहाँ पहुँचा, देखो पूरब और पश्चिम के बीच एक कंट्री है, उसका नाम है यूनान। पश्चिम को जो कुछ भी मिला वो पूरब से मिला, पूरब से पहुँचा यूनान और यूनान से पहुँचा पश्चिम। ये जो यूनान यहाँ पे बीच में है, तो इसके लिए तो ये पूरब से डायरेक्ट पश्चिम कोई चीज़ नहीं पहुंचा था, तो पश्चिम समझता था कि हमको यूनान से मिला है। इसके लिए ये क्या था, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत था। और चूंकि पश्चिम को सब कुछ यूनान से मिला था, तो इसलिए ये यूनान के लिए क्या था, सम्मान का पर्याय था। इरेज कर देते हैं, इरेज कर देने के बाद क्लीन हो जाएगा तो हमको और बातें समझना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यूनान था ये क्या था, गुलाम था। किसके अधीन था, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का था, यानी तुर्की में जो राजा थे उनके साम्राज्य का नाम था ऑटोमन साम्राज्य। और तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज भी कहते हैं। से स्वतंत्र करने के लिए, देखो हमने जो यूरोप का मानचित्र बनाया था थंबनेल में, यहाँ पे हमने तुर्की को दिखाया था यूरोप में। ये यूरोप का मरीज कहलाता है। यहाँ पे स्पेन था, है ना, यहाँ पे ब्रिटेन था, तो और यहाँ पे तुमको रसिया था। मानचित्र को समझना अति आवश्यक होता है, इससे ही हम इतिहास को समझ सकते हैं। तो इस तुर्की से स्वतंत्र कराने के लिए 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई। 1829 में ही, देखो जुलाई की क्रांति 1830 में होता है, 28 जून 1830 को होता है। लेकिन उसके ठीक एक साल पहले ही बाकी लोग बाद में स्वतंत्र हुए, बाद में राष्ट्रवाद आया, लेकिन वो लोग यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए पहले प्रतिबद्ध थे। वहाँ एड्रियानोपल की संधि होती है, लेकिन उस संधि के शर्त को यूनानी राष्ट्रवादियों ने मानने से इनकार कर दिया, नहीं माना। एड्रियानोपल की जो संधि होती है उसमें जो शर्त थे उसको इन लोगों ने नहीं माना। फलतः 1832 ईस्वी में, 3 साल बाद, और साल है 1832, इसमें यूनान को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। कहा कि हम अब तुर्की के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। और बवेरिया का जो शासक था उसका नाम था ओटो, ध्यान रखा जाए, ऑटो के अधीन था और अब राजा बना ओटो। ऑटो से हो गया ओटो, ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। इतना ही इसमें पढ़ना है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन इसमें पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा पाश्चात्य का मुख्य स्रोत क्या है, तो आंसर हो जाएगा यूनान। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा यूरोप वासियों के लिए साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत कौन है, तो आंसर हो जाएगा यूनान। फिर क्वेश्चन पूछेगा सम्मान का पर्याय यूरोप वासियों के लिए कौन है, तो आंसर हो जाएगा यूनान। फिर क्वेश्चन पूछेगा कौन राज्य ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, तो आंसर हो जाएगा तुर्की। फिर क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा तुर्की। फिर क्वेश्चन पूछेगा 1829 में किसकी संधि हुई, तो आंसर हो जाएगा एड्रियानोपल की संधि हुई। फिर क्वेश्चन पूछेगा ऑटो कहाँ का शासक बना, तो आंसर हो जाएगा यूनान का।
किस वंश का था, तो कहाँ का शासक था, तो बवेरिया का। कब बना, तो 1832 ईस्वी में बना। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो इधर का यूनान का भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग बाकी जो छोटे मोटे राज्य हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? हंगरी, राजधानी बुडापेस्ट में कोसुथ तथा फ्रांसीसी डिक द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। फलतः 31 मार्च 1848 को हंगरी की कई बातें ऑस्ट्रिया की सरकार ने मान ली। इधर अब आते हैं हम भारत में मैसूर का शासक टीपू सुल्तान द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन है। अब आते हैं अब हम लोग हंगरी पहुंच गए हैं। हंगरी का राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में एक फेस्टिवल होता है, ये फेस्टिवल की शुरुआत वाले कुछ जगहों में से एक जगह बुडापेस्ट भी है। लोग मास्क लगा करके फेस्टिवल में शामिल होते थे बहुत पहले। तो हंगरी एक राज्य है। यहाँ पर ये जो है राइट विंग का राज्य है। यहाँ पे ईसाई लोग हैं जो मुसलमानों का विरोध करते हैं। अभी इन लोगों की लड़ाई भी चल रही है यूरोपीय यूनियन से इसी बात को लेकर के। तो इस हंगरी में कोसुथ तथा फ्रांसीसी डिक दो व्यक्ति थे, उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण क्या हुआ? 31 मार्च 1848 को, 1848 में दो चीज हुआ था। फ्रांस में भी क्रांति हुई थी। को हंगरी की कई बातें ऑस्ट्रिया की सरकार ने मान ली। वहां पर भी ऑस्ट्रिया का ही शासन था। अब आते हैं भारत में मैसूर का शासक जिसका नाम था टीपू सुल्तान, उसके द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। देखो टीपू सुल्तान जो है इतिहास में हम पढ़ते हैं ये आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये फ्रांसीसियों से मिले हुए थे। फ्रांसीसियों से मिल करके ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो अगर हम आज़ाद भी हो जाते तो फिर तो हम फ्रांसीसियों के अधीन हो जाते ना। ये देखो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहासवेत्ता का कहना है। तो इतिहास के साथ ये विभेद है, तो ये हमको समझना होगा किसी चीज़ को। अब क्या है, हम इसको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं और इनके ऊपर एक आरोप है कि इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मारा, जिसके कारण कर्नाटक में आज भी कई बार विवाद होते रहता है। तो हम लोग फिलहाल इसमें नहीं जाएंगे, ये जानकारी था जो मैं तुम लोगों को देना आवश्यक समझा। तो क्वेश्चन पूछेगा बुडापेस्ट किसकी राजधानी है, तो आंसर हो जाएगा हंगरी। फिर पूछेगा कोसुथ तथा फ्रांसीसी डिक किस देश से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी की कई बातें ऑस्ट्रिया की सरकार ने कब मानी, तो 31 मार्च 1848 ईस्वी को। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो आंसर हो जाएगा मैसूर का शासक। क्वेश्चन पूछेगा फिर जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने की। काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पर जाएंगे और वहाँ पे जाकर के टेस्ट देंगे। ठीक है, लैपटॉप पे इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। और वीडियो में बने रहना है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग चल के टेस्ट देते हैं। तुम लोग asanbiharboard.co.in पे जाओ और वहाँ जा कर के टेस्ट को दो।